तो आज हम सेक्शन नंबर 20 से शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 20 से सेक्शन नंबर 42 तक के सेक्शंस हम देखेंगे कि कैसे उन सेक्शंस को हम याद कर सकते हैं, और इन सेक्शंस को देखते हुए आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से इंटेंशन जो है वो चेंज हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। पहले जो इंटेंशन था और अब जो इंटेंशन है, अब का इंटेंशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उद्देश्य को बहुत क्लियर करता है। ठीक है, कि हम विशिष्ट पालन का अनुतोष प्रदान करने पर फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, सेक्शन नंबर 9 से लेकर के सेक्शन नंबर 19 तक के सेक्शंस, ठीक है, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि ये सारे जो सेक्शंस हैं ये संविदा के विशिष्ट पालन की तरफ फोकस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि भाई विशिष्ट पालन तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करेगा, मतलब संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से संविदा के विशिष्ट पालन की मांग कर सकता है। सेक्शन नंबर 20 ये बताता है कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम केवल और केवल पार्टियों से ही क्लेम कर सकते हैं। क्या संविदा का एक पक्षकार संविदा के दूसरे पक्षकार से ही संविदा के विशिष्ट पालन की मांग कर सकता है। इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 ये बोलता है कि आप किसी भी संविदा को, ठीक है, किसी भी संविदा का जो पालन है वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। अब ये क्या चीज होती है? सेक्शन नंबर 20 ये बोलता है कि संविदा के विशिष्ट पालन को उनके पक्षकारों से करवाने की बजाय हम किसी तीसरे व्यक्ति से संविदा के विशिष्ट पालन को करवा करके जो भी हमको नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम दूसरे पक्षकार से कर सकते हैं। देखिए, जब हम सेक्शन नंबर 9 से सेक्शन नंबर 19 तक की सेक्शंस को देखें तो वहां पर हमें देखने को मिलता है विशिष्ट पालन की बातें। ये सारे सेक्शंस संविदा के विशिष्ट पालन की तरफ फोकस करते हैं कि आप उपचार के रूप में संविदा के विशिष्ट पालन को क्लेम कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 20 एक स्टेप आगे बढ़ के ये बताता है कि अगर कोई संविदा पालन न करने की वजह से टूट गई है तो हम उस संविदा को किसी तीसरे पक्षकार से पालन करवा सकते हैं या अपने खुद की एजेंसी से पालन करवा सकते हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम सिर्फ पार्टियों से नहीं क्लेम कर सकते। अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर रही है और उसकी वजह से संविदा टूट जाती है तो हम किसी तीसरे व्यक्ति से संविदा का पालन करवा सकते हैं, और हमको उस तीसरे व्यक्ति से पालन करवाने में जो भी कुछ नुकसान हुआ है या हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े हैं, हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग गए हैं, तो वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे हम कॉन्ट्रैक्ट की उस दूसरी पार्टी से क्लेम कर सकते हैं। ये बोल रहा है सेक्शन नंबर 20। 21 नंबर क्या बोल रहा है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही क्लेम किया जा सकता है क्या इस सेक्शन में, इस चैप्टर में या फिर इस एक्ट में? ये एक्ट कहता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड तो आप करेंगे ही, क्योंकि यही तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक इंटेंशन है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, और इसकी बात करता है सेक्शन नंबर 21। ठीक है, कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ के साथ साथ। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा 9 से 19 कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के डिमांड कर रहे हैं। 20 एक स्टेप आगे बढ़ के क्या बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के डिमांड थर्ड पर्सन से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हैं किसी थर्ड पर्सन से, और जो हमको नुकसान हो उसमें उसकी भरपाई हम पक्षकारों से करवा सकते हैं। 21 क्या बोलता है कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई संविदा में हमको कुछ नुकसान हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना होने की वजह से हमारे कुछ नुकसान हुए, हमको कुछ डैमेज हुआ है, तो वो डैमेज क्लेम कर सकते हैं, वो कंपनसेशन हम क्लेम कर सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन नंबर 21। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कंपनसेशन तो क्लेम कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ मांग सकते हैं क्या? तो बिल्कुल मांग सकते हैं। सेक्शन 22 बोलता है कि कब्जा, विभाजन और अग्रिम धन भी प्राप्त कर सकते हैं आप। तो यहां तक के जो सेक्शन है एक तरीके से आपको यह बताता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा और किन किन चीजों की कोर्ट से मांग कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 19 बोलता है कि पक्षकार आपस में एक दूसरे के खिलाफ विशिष्ट पालन का वाद ला सकते हैं और संविदा का विशिष्ट पालन करवा सकते हैं। सेक्शन नंबर 20 एक स्टेप आगे बढ़ के क्या बोलता है कि विशिष्ट पालन आप किसी तीसरे पक्षकार से भी करवा सकते हैं। यह हो गया सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। विशिष्ट पालन के अलावा आपको अगर कोई नुकसान हुआ है तो आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 21, और इसके अलावा कब्जा, विभाजन और अग्रिम धन प्राप्त करने का भी आपको अधिकार है सेक्शन नंबर 22। पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन और
रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। आपने अगर कोई अर्नेस्ट मनी दी है, कुछ एडवांस में पैसे दिए हैं, तो वो भी पैसे आप जो है वो वापस क्लेम कर सकते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। तो ये 3 सेक्शन इस एक्ट को और ज़्यादा जो है वो स्कोप प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादा विस्तार प्रदान करते हैं कि विशिष्ट पालन के साथ साथ आप और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो आप थर्ड पर्सन से भी, तीसरे पक्षकार से या खुद की एजेंसी से उस संविदा का पालन करवा सकते हैं। दूसरा कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन नंबर 21 और सेक्शन नंबर 22, कि इसके अलावा आप कब्जा, विभाजन और अग्रिम धन जो आपने दिया है, ठीक है, पोजीशन, पार्टीशन और रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है? देखिए, जब हम सेक्शन नंबर 21 देखेंगे ना, तो आप सेक्शन नंबर 21 से ही सेक्शन नंबर 24 को लिंक कर लीजिए। कैसे लिंक होगा ये? तो सेक्शन नंबर 21 जो है ये बोलता है कि भाई आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं एक ही बात में। और अगर आप ऐसा करना भूल गए हैं तो कोर्ट आपको आपके प्लेंट में अमेंडमेंट करने का एक रास्ता देता है, एक ऑप्शन देता है कि भाई आप अपने प्लेंट में अमेंडमेंट कर लो और इस चीज़ को जोड़ दो, क्योंकि कोर्ट आपको कोई रिलीफ तब तक नहीं देगा जब तक आपने उसकी मांग नहीं की है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 21 जो है वो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करवाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उस नुकसान की भरपाई भी एक ही सूट में मांग सकते हैं। जब सेक्शन नंबर 21 आपको सेम सूट में दोनों ही चीज़ें मांगने की शक्ति देता है, दोनों ही रिलीफ आपको क्लेम करने का राइट देता है, तो इसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 24 ये बोल रहा है कि भाई जब हमने आपको सेक्शन नंबर 21 में ही बोला था कि अगर आपको कोई कंपनसेशन चाहिए तो आप मांग लो, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मांगते हैं तो आपको अलग से सूट फाइल करके कंपनसेशन लेने का राइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 24 में। 25 से याद रखना पंचाट। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 जो है वो पंचाटों की बात करता है और व्यवस्थापनों की बात कर रहा है कि पंचाटों और व्यवस्थापनों को निष्पादित करने के जो निर्देश हैं उनके बारे में सेक्शन नंबर 9 से लेके सेक्शन नंबर 24 में जो बातें कही गई हैं वो एज इट इज़ लागू होंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, 25 से पंचाट याद रखना है कि पंचाट वाली बात सेक्शन नंबर 25 में दी हुई है। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। यहाँ तक की चीज़ें आपको ध्यान में आ गई कि कैसे कैसे हमने क्या क्या रिलेट किया। हमने कुछ नहीं किया है, 9 से लेकर 19 से ही चीज़ों को आगे बढ़ाया। 9 से लेकर 19 तक की चीज़ें हमें ऑप्शन देती है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के डिमांड कोर्ट से कर सकते हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं, पार्टीज आपस में। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है सेक्शन नंबर 20 कि आप थर्ड पार्टी से भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले करके, ठीक है, आपको जो नुकसान हो उसको पार्टीज से रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 21 बोल रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आप कंपनसेशन भी कोर्ट से मांग सकते हैं, और अगर आप ऐसा करना भूल गए हैं तो आपको अपने प्लेंट पे अमेंडमेंट करने का राइट कोर्ट देती है, कोर्ट ऑप्शन देती है ऐसा। और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो सेक्शन नंबर 24 ये बोलता है कि भाई आपको फिर अलग से उसके लिए सूट फाइल करने का राइट नहीं होगा। ठीक है, 22 ये बोल रहा है कि आप इसके अलावा कब्जा, विभाजन और अग्रिम धन की मांग भी कर सकते हैं। और सेक्शन नंबर 23 क्या बोल रहा है आपको? देखिए, सेक्शन नंबर 23 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए आप एक कहानी याद रखिए कि भाई जब हम छोटे थे बचपन में, ठीक है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और सबके पास तो बैट बॉल होती नहीं है, तो क्या होता है कि कोई बैट लेकर आता है, कोई बॉल लेकर आता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो बैट लाने वाला है वो पहले से अपने दोस्तों को ये बोल देगा, या जो बॉल लाने वाला है वो अपने दोस्तों को बोलेगा, देखो बॉल तो मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन अगर बॉल घूम गई तो ये बॉल 30 रुपये की है। ठीक है, अगर ये बॉल घूमती है तो सबको मिला के मुझे 30 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप एक बात बताइए कि क्या इंटेंशन जो था बॉल लाने वाले बच्चे का वो ये था कि मेरी बॉल घूम ही जानी चाहिए? वो बस एक सिक्योरिटी ले रहा था कि अगर मेरी बॉल घूम जाए, ठीक है, तो मुझे वो पैसे मिल जाएं जो उस बॉल की है, जो उस बॉल की कीमत है, मुझे वो कीमत मिल जाए। तो उसने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि मेरी बॉल की कीमत ये है, अगर मेरी बॉल घूमती है तो फिर आप लोगों को मुझे मिला करके इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। वही इंटेंशन ये वाला सेक्शन आपको बताता है, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 ये बोल रहा है कि अगर दो पार्टियों ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में कोई नुकसानी का निर्धारण कर लिया है कि अगर हम में से किसी की भी वजह से किसी का कोई नुकसान होता है, संविदा भंग होती है, तो वो पक्षकार दूसरे पक्षकार को इतना अमाउंट देगा।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने का ऑप्शन छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल रहे हैं, एक डर, एक सैंक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दोनों में से किसी की भी वजह से संविदा भंग होती है तो वो पक्षकार दूसरे पक्षकार को इतना पैसा देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों पक्षकार ये चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से संविदा भंग होती है तो हम पैसे देकर बच जाएंगे, या हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे उस बच्चे का बॉल घुमा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी चाहता था कि मेरी बॉल अगर घूम जाए गलती से तो मुझे उसके पैसे मिल जाएं। अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने कोर्ट जाएं और अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ना दे तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में एक नुकसानी का निर्धारण हम करके रखें, ताकि पैसे को लेकर, उस राशि को लेकर, ठीक है, कोई विवाद ना हो, और उस डर की वजह से लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करें उस कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की या संविदा को ब्रीच करने की ना सोचे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक सैंक्शन हमने मेंशन किया है। तो वही बोलता है सेक्शन नंबर 23 कि लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि अगर आपने नुकसानी का निर्धारण कर लिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विशिष्ट पालन के अधिकार को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये है सेक्शन नंबर 23। अब देखिए 26 हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, सेक्शन नंबर 9, उससे 18 और उससे 26। तो 26 हमने ऑलरेडी पहले वाले इसके पहले वाले हिस्से में हमने देख लिया है। सेक्शन नंबर जो 27 है, यहाँ से चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इसको आप बहुत इजीली सारे सेक्शंस इसके याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 27 क्या बोलेगा, जब यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, रेसेशन की बात कर रहा है, तो भाई कोर्ट जो है वो रेसेशन जो है वो कब देगा और कब नहीं देगा, विखंडन का आदेश कोर्ट किस किस कंडीशन में देता है और किस किस कंडीशन में नहीं देता, ये सबसे पहला सेक्शन है, ठीक है। तो भाई जब चैप्टर शुरू हो रहा है तो वो रेसेशन की बात कर रहा है, तो यहीं से शुरू होगा कि भाई रेसेशन का जो आपका रिलीफ है, विखंडन की जो मांग आपकी है, उसको कब कोर्ट मंजूर करेगा और कब नामंजूर कर सकता है, ये सबसे पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन क्या बोल रहा है, आप इस सेक्शन को रिलेट कर सकते हैं कौन से सेक्शन से, सेक्शन नंबर 13 से, ठीक है। इसके बाजू में आप लिख लीजिए सेक्शन नंबर 13, और जब हम सेक्शन नंबर 13 पढ़ रहे थे तो वहाँ से आप सेक्शन नंबर 28 को रिलेट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 13, 17 एंड 28। सेक्शन नंबर 28 क्या बोल रहा है, रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन डिक्रीड। भाई हमने देखा था सेक्शन नंबर 13 में कि क्रेता और पट्टेदार के अधिकार बता रहा है। क्रेता और पट्टेदार के अधिकार क्या है कि अगर संविदा का विशिष्ट पालन नहीं किया जाता तो वो विशिष्ट पालन की मांग कर सकते हैं, ठीक है। क्रेता और पट्टेदार ने विशिष्ट पालन की मांग की, कोर्ट ने विशिष्ट पालन की डिक्री भी प्रोवाइड कर दी। अब जो है मान लीजिए किसी वजह से संपत्ति जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हुई है, उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तो वही क्रेता और पट्टेदार कोर्ट से वापस मांग करेंगे कि भाई संविदा, आपने संपत्ति के, आपने कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया था, आपने इस संविदा के विशिष्ट पालन किए जाने का आदेश दिया था, डिक्री दी थी, और क्योंकि जो दूसरा पक्षकार है वो संविदा के विशिष्ट पालन की उस डिक्री का सम्मान नहीं करता है, इस वजह से अब हम चाहते हैं कि संविदा को विखंडित कर दिया जाए, ठीक है। तो वहां पर संविदा के विशिष्ट पालन की मांग लेकर के आप गए थे कोर्ट के सामने सेक्शन नंबर 13 में, और सेक्शन नंबर 28 में क्या कर रहे हैं, विशिष्ट पालन की डिक्री आने के बाद आप विखंडन की मांग कर रहे हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री कोर्ट ने आपको जारी कर दी है और उसके बाद आप जो है वो संविदा के कॉन्ट्रैक्ट के रेसेशन की बात करते हैं, संविदा के विखंडन की बात करते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन नंबर 13 से लेकर सेक्शन नंबर 28 को आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी जो सेक्शन है वो पहले सेक्शन नंबर 13 से खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर 29 जो है, ठीक है, सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है कि भाई विखंडन का जो विशिष्ट पालन का जो मामला है, विशिष्ट पालन का जो सूट है, उसी सूट में आप ऑप्शन में अनुकल्प के रूप में विखंडन की मांग कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं देता। आपने देखा है सेक्शन नंबर 10 में ये बोला हुआ है कि किस किस कंडीशन में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी करेगा। सेक्शन नंबर 10 में बोला हुआ है कि सेक्शन नंबर 11 क्लॉज 2, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 16 में ये बातें बताई गई हैं कि किन कंडीशन में संविदा कोर्ट जो है वो संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश जारी नहीं करता।
तो अगर जारी नहीं करेगा, हो सकता है कंपनसेशन दे दे, या हो सकता है कोई दूसरा अनुतोष आपको दे। तो आप ये चाहते हैं कि भाई या तो संविदा का विशिष्ट पालन हो जाए या तो संविदा का विखंडन हो जाए, खत्म कर दिया जाए, मुझे कोई दूसरी रिलीफ नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 29 जो है वो आपके सामने ऑप्शन रखता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए कोर्ट के सामने जाएं, संविदा के विशिष्ट पालन के लिए आप जब न्यायालय के सामने उपस्थित हो, तो ऑप्शन में आप ये बात डाल दें कि सर या तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो या तो संविदा को ही खत्म कर दो, अगर इस विशिष्ट पालन नहीं हो पा रहा है तो मुझे कोई दूसरा रिलीफ नहीं चाहिए। इस तरीके से आप सेक्शन नंबर 29 को याद रख सकते हैं। तो कहाँ से शुरू किया हमने, सेक्शन नंबर 28 ये बोलता है, सेक्शन नंबर 27 ये बोलता है कि रेसेशन की जो डिमांड आपकी है, जो रेसेशन के लिए आपने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को कोर्ट किस कंडीशन में एक्सेप्ट कर सकता है, रेसेशन का रिलीफ किस कंडीशन में आपको कोर्ट ग्रांट कर सकता है और कब वो अनुतोष आपको नहीं देगा, ये चीज़ें बता रहा है सेक्शन नंबर 27 में। सेक्शन नंबर 28 को हमने रिलेट किया सेक्शन नंबर 13 के साथ, जहां पे क्रेता और पट्टेदार के अधिकार बताया जा रहा था कि वो विशिष्ट पालन की मांग कर सकते हैं कोर्ट से, और यहां बता रहा है कि विशिष्ट पालन की डिक्री जारी होने के बाद वो लोग कोर्ट से संविदा को विखंडित करने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है कि भाई अगर जो संविदा है आप संविदा के विशिष्ट पालन की मांग कोर्ट से करते हैं, तो ऑप्शन में साथ साथ आप कोर्ट से ये बोल सकते हैं कि भाई या तो आप संविदा को विशिष्ट पालन करवा दीजिए या तो आप संविदा को खत्म कर दीजिए, विखंडित करवा दीजिए। ये बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 30 जो है ना वो इक्विटी की बात करता है, साम्य बरतने की। देखिए न्यायालय हमेशा ये कहता है, न्यायालय का हमेशा ये एक नज़रिया होता है कि जो हमारे सामने रिलीफ लेने आ रहा है वो स्वच्छ हाथों से आए, साफ हाथों से आए। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे की गलतियों को सुधारा जाए, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने तो कोई गलती नहीं की है। आप गलत हाथों से कोर्ट के सामने दूसरे की गलती सही करवाने के लिए नहीं जा सकते। कोर्ट आपसे उम्मीद करता है कि भाई आप भी साम्य बरतें, आप भी इक्विटी का जो नेचर है वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये जो वाला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 30, इस सेक्शन को आप सेक्शन नंबर 33 के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 30 को सेक्शन नंबर 33 के साथ रिलेट कर सकते हैं, वहां भी यही बात बोल रहा है जो सेक्शन नंबर 30 में। ठीक है, तो जो संविदा को विखंडित करवाने की इच्छा लेकर कोर्ट के सामने पक्षकार आया है, रेसेशन की रिलीफ चाहने वाला जो पक्षकार कोर्ट के सामने उपस्थित हुआ है, कोर्ट उससे अपेक्षा करती है कि भाई आप साफ हाथ से आइए। अगर आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी बाकी है दूसरे पक्षकार के प्रति, तो आप पहले उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए और उसके बाद कोर्ट आपको ये रिलीफ प्रोवाइड करेगा। यही बातें सेक्शन नंबर 33 में बताई है। तो ये हो गया आपका 27, 28, 29 एंड 30। फिर नया चैप्टर शुरू होता है जो बात करता है लिखितों के रद्दकरण की, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वही सबसे पहला सेक्शन जो शुरू होगा, सेक्शन नंबर 31 क्या बोलेगा कि भाई किस कंडीशन में कोर्ट जो है वो लिखितों को रद्द करने का आदेश देगा, किस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट्स को कैंसिल किया जाएगा। सबसे पहला सेक्शन, जैसे सेक्शन नंबर 27 ये बता रहा था कि किस कंडीशन में कोर्ट रेसेशन का जो आपको रिलीफ है वो प्रोवाइड करेगा और कब नहीं करेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि किस कंडीशन में आपको इंस्ट्रूमेंट्स को कैंसिल करने की जो है वो आदेश, वो रिलीफ दिया जाएगा। सबसे पहला सेक्शन। सेक्शन नंबर 32 आप अगर याद करेंगे तो हमने सेक्शन नंबर 12 के साथ इसको खत्म कर लिया था। ठीक है, पार्शली कैंसल्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को पार्शली कैंसिल किया जा सकेगा, और वहाँ पे क्या बता हुआ था कि किन संविधाओं का भागिक रूप से पालन किया जा सकेगा। तो 12 से हमने 32 को पहले ही खत्म कर लिया है, 33 को हमने खत्म कर लिया है 30 के साथ। ठीक है, दोनों जगह पे आपको ये आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप साम्यपूर्ण व्यवहार दर्शाएंगे, सेक्शन नंबर 13 में और सेक्शन नंबर 33 में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 31 याद रखना है, और वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेक्शन नंबर 27 जैसा ही सेक्शन नंबर 31 है। तो आप अगर चाहें तो 27, 28, 29, 30 के साथ ही अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो खत्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है अगला चैप्टर, वो आता है आपका घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में, डिक्लेरेटरी डिक्री। दो ही सेक्शन यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो बता रहा है कि भाई जो डिक्लेरेटरी डिक्री है, ठीक है, वो कैसे जारी की जाती है, उसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 34 कि कोर्ट का जो है, कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी राइट है, कोर्ट किस तरीके से डिक्लेरेटरी डिक्रीज को जारी करता है। और जो अगला सेक्शन 35 है वो इन डिक्रियों के प्रभाव को बताता है कि जब कोर्ट कोई डिक्लेरेटरी डिक्री जारी करे तो उसका असर क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। तो डिक्री कैसे जारी होगी, सेक्शन नंबर 34, 35 अगर वो डिक्री जारी होती है तो उसका प्रभाव क्या होगा।
ठीक है, इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर जो 6 है वो ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर जो 7 है, और यहीं से हमारा पार्ट 3 शुरू होता है जिसका नाम है निवारक अनुतोष, प्रिवेंटिव रिलीफ। जो वर्ड है निवारक, प्रिवेंटिव, ये किसी घटना के घटने से पहले ही उसके उपचार को दर्शाता है कि नुकसान होने के पहले ही हम उसका उपचार कर सकते हैं। ये होता है प्रिवेंशन का मतलब, कि जब हम किसी चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, होने से पहले ही रोक देना। तो आप एक बात बताइए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये जो प्रिवेंटिव आपके सामने रिलीफ आती है उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं? ऐसा कौन सा रिलीफ हमको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड करता है जो प्रिवेंटिव नेचर का है? तो यहाँ पे हमको इंजंक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है। चैप्टर नंबर 7 जो कि इंजंक्शंस के बारे में बात करता है, ये चैप्टर 36 से लेकर के सेक्शन नंबर 42 तक है। 2 सेक्शन इसमें रिपील हो गए हैं, 43 और 44। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, बहुत लॉजिकली आप इन सेक्शंस को याद कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 36 बोल रहा है कि भाई प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे ग्रांट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा रिलीफ है जो प्रिवेंटिव नेचर का है। वही सवाल आपसे सेक्शन नंबर 36 पूछता है कि कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे ग्रांट करेगी। इसी का जवाब देता है अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 37, कि भाई हम परपेचुअल और टेम्पररी इंजंक्शंस जो है वो ग्रांट करके प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 36 ने आपसे सवाल पूछा कि भाई आप प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे प्रदान करेंगे, निवारक अनुतोष कैसे प्रदान करेंगे। इसका जवाब आपको दिया अगले सेक्शन ने, जो ये कहता है कि आप अस्थायी या स्थायी व्यादेश जारी करके निवारक अनुतोष प्रदान कर सकते हैं। तो दोनों सेक्शन सवाल और जवाब की कैटेगरी में है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 8। ये बात करता है किसकी? शाश्वत व्यादेश की। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई? देखिए, 2 टाइप के इंजंक्शंस की बात यहां पे की जा रही है सेक्शन नंबर 37 में, अस्थायी और शाश्वत व्यादेश की। अस्थायी व्यादेश जो है वो CPC से रेगुलेट होते हैं, ठीक है। अस्थायी व्यादेशों के बारे में जो जानकारी है वो हमको CPC में मिलती है, और इसी वजह से अगला जो चैप्टर है वो स्थायी व्यादेश के बारे में, शाश्वत व्यादेश के बारे में, ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में। तो आप ये लॉजिक लगाइए कि ऑर्डर नंबर 39 जो है CPC का, वो बताता है अस्थायी व्यादेशों के बारे में, ठीक है। वो हमको बताता है टेम्पररी इंजंक्शंस के बारे में। टेम्पररी इंजंक्शंस वहाँ से रेगुलेट होते हैं, और जो परपेचुअल इंजंक्शंस हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रेगुलेट होते हैं। और इसी वजह से जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो हमको परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में बात करता है। सबसे पहला सेक्शन वही चीज़ आपके सामने रखेगा कि किस कंडीशन में कोर्ट आपको परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगा, कौन सी वो दशाएं हैं जिसमें न्यायालय जो है वो आपके सामने स्थायी व्यादेश का अनुतोष प्रदान करता है, किस कंडीशन में न्यायालय स्पेसिफिक स्थायी व्यादेश आपको प्रदान करेगी। सबसे पहला सेक्शन यही होगा। आपने पहले भी 2 चैप्टर्स में ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो परपेचुअल इंजंक्शंस जो है वो कब ग्रांट किया जाएगा? सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 39 जो है ना, वो बोलता है कि भाई कुछ ऐसी दशाएं हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ आदेश देना ज़रूरी होता है कोर्ट के लिए, ठीक है। कोई आदेश दे करके उस काम को रोकना ज़रूरी होता है ताकि नुकसान से बचा जा सके। इसके लिए अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 39, जो कि मैंडेटरी इंजंक्शंस की बात करता है। जो मैंडेटरी वर्ड है वो अपने आप में ही ये चीज़ दर्शाता है कि बहुत ज़रूरी किसी चीज़ की बात हो रही है। हिंदी में से आज्ञापक व्यादेश बताया गया है कि भाई आज्ञा दी जा रही है, ये आज्ञापक है, मैंडेटरी है कि अगर किसी होने वाले नुकसान को रोकना है तो कोर्ट को किसी ऐसे काम को रोकना ज़रूरी है जिससे वो नुकसान ना हो पाए। और इस सेक्शन में ये भी ज़रूरी है कि कोर्ट उस ऑर्डर को देने के लिए कैपेबल हो, कोर्ट के पास भी वो शक्ति हो कि वो आदेश दे करके सामने वाले व्यक्ति को वो काम करने से रुकवा सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अगर दूं, तो मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करने जा रही है या जा रहे हैं, तो आप होने वाले नुकसान से, क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर है, आपने उनके साथ मैरिज की है और जो मैरिज है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन को जो है पैदा करती है, तो आप कोर्ट के सामने जा करके उनको वो दूसरी शादी करने से रोक सकते हैं इंजंक्शंस सेक्शन नंबर 39 में, ठीक है, कि भाई उनका एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वो उस लीगल ऑब्लिगेशन को तोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है आगे चल के, इसीलिए आप कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन जारी करवा सकते हैं, सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि भाई व्यादेश ही मांग सकते हैं क्या प्रिवेंटिव नेचर के रिलीफ के तौर पे, और कुछ हम नहीं मांग सकते इसके साथ। तो सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि नहीं,
आप व्यादेश के अलावा भी कोई दूसरी, अगर आपको कोई डैमेज हुआ है तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। व्यादेश के साथ दूसरी नुकसानियों की मांग भी की जा सकती है। तो ये स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाता है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 41 बोलता है कि किस कंडीशन में व्यादेश को नामंजूर कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि सेक्शन नंबर जो आपका 38 था वो ये बता रहा है कि व्यादेश कब अनुदत्त कर सकते हैं, कोर्ट जो है व्यादेश कब जारी करेगा। सेक्शन नंबर 38 के साथ ही सेक्शन नंबर 41 को आप रिलेट कर लीजिए, व्यादेश कब जारी किया जाएगा, व्यादेश कब नामंजूर किया जाएगा, सेक्शन नंबर 41। 39 क्या बोल रहा है, ज्ञापक व्यादेश, मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर 40 कि व्यादेश के अलावा भी हम कोई नुकसानी की मांग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप साथ में मांग सकते हैं। कोर्ट अगर आपको देना चाहे, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनको और भी नुकसानी मिलनी चाहिए, वो दिला सकता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से उसकी मांग कर सकते हैं। मांगना भूल गए हैं तो आप अपने प्लान में अमेंडमेंट करके इसकी मांग कर सकते हैं। और आखिरी सेक्शन है नकारात्मक करार के पालन की। सेक्शन नंबर 42 नकारात्मक करार के पालन की बात करता है। नकारात्मक करार के पालन के लिए व्यादेश जारी करने की मांग करता है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट्स क्या होता है, कुछ ऐसी संविधाएं होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की चीज़ें शामिल होती हैं। पॉजिटिव मतलब कुछ करवाने की, और नेगेटिव का मतलब कुछ करने से रोकने की। ये चीज़ें जनरली कहाँ होती है, जैसे मान लीजिए कि मार्वल ने अपनी मूवी आयरन मैन के लिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर को साइन किया, ठीक है, 3 पिक्चरों के लिए 3 साल के लिए, और साथ में उन्होंने ये क्लॉज जोड़ा कि इन 3 सालों में आप किसी दूसरे के लिए कोई काम नहीं करेंगे, किसी दूसरी कंपनी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों टाइप की चीज़ें शामिल हैं कि भाई 3 सालों तक आप हमारे लिए काम करेंगे और उन्हीं 3 सालों में किसी और के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चीज़, एक नेगेटिव चीज़, दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर है वो बीमार पड़ गए या उनकी सेहत ठीक नहीं है, जो भी और कोई रीज़न है, वो आपकी मूवी पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि एक्टिंग करना या वो परफॉर्मेंस देना वो उनकी पर्सनल स्किल का मैटर है, ठीक है, इस वजह से कोर्ट इस मामले में इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म तो नहीं करवा सकता, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि किस किस कंडीशन में न्यायालय विशिष्ट पालन का आदेश जारी नहीं कर सकता। लेकिन जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसमें शामिल था कि उन 3 सालों तक आप किसी और के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो जब आप ये देखें कि भाई वो मेरी मूवी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और किसी दूसरी की मूवी के लिए वो काम करने जा रहे हैं, तो आप कोर्ट जा करके क्या कर सकते हैं, इंजंक्शन डिक्लेयर करवा सकते हैं, इंजंक्शन जारी करवा सकते हैं कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ थी, पॉजिटिव वे का तो आप पालन नहीं करवा सकते क्योंकि वो उनकी पर्सनल स्किल का मैटर है, लेकिन जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, जो दूसरा शर्त, उसी संविदा का जो एक दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने ये कहा था कि उन 3 सालों में आप किसी दूसरी पिक्चर कंपनी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ये भाई साहब दूसरी कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं और आप इनको ऐसा करने से रोकिए। तो नकारात्मक करार के पालन की बात करता है सेक्शन नंबर 42। ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खत्म। ठीक है, कुछ सेक्शंस को जो मैंने आपको बताया आप उस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, बहुत ईजिली आपको ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल पे एक एक सेक्शन पे बात करें तो आप कमेंट करके बताइए।